नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास एक श्रोता का अनुरोध आया है। वो भारतीय न्याय संहिता के बारे में एक तरह से पूरी जानकारी चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने लिखा है, भारतीय न्याय संहिता का पूरा परिचय दीजिए और साथ में कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे। जी। जैसे ये क्या है, ये क्यों है, ये कहाँ से आया और ये क्या काम करता है। और आखिर में आदि भी जोड़ा है, मतलब वो सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं। हाँ, ये सवाल तो किसी भी चीज को समझने की नींव होते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम श्रोता के इन बेहतरीन सवालों को ही पकड़े और देखें कि ये सवाल हमें भारतीय न्याय संहिता को समझने में कैसे मदद करते हैं। जी, एक गाइड की तरह। हाँ, एक गाइड की तरह। ये सिर्फ सवालों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक तरह से इन सवालों के जवाब ढूंढने की शुरुआत है। तो चलिए श्रोता के सवालों के नक्शे कदम पर चलते हैं। पहला सवाल, ये क्या है? हाँ, ये पहला और सबसे जरूरी सवाल है, क्या है। जब हम ये पूछते हैं तो हम उस चीज की परिभाषा, उसके दायरे, उसकी मूल प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। सही, एक बुनियाद। बिल्कुल, एक बुनियाद। तो जब हम भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस के बारे में पूछते हैं कि ये क्या है, तो हम इसके सार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहूं तो भारतीय न्याय संहिता 2023 ये भारत के जो आपराधिक कानून हैं उनमें एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। अच्छा। ये मुख्य रूप से लाया गया है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड, जिसे हम आईपीसी कहते हैं, 1860 का, उसको बदलने के लिए। ओके, आईपीसी को बदलने के लिए। जी, आईपीसी वो कानून था जो पिछले लगभग 160 सालों से भारत में अपराध क्या है ये बताता था और उसकी सजा तय करता था। हाँ, वो तो बहुत पुराना था। बहुत पुराना। अब बीएनएस अकेला नहीं आया है, इसके साथ दो और नए कानून हैं। एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, जो पुराने सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह लेगा। अच्छा, प्रक्रिया वाला। हाँ, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए, जो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेगा। ये सबूतों से जुड़ा है। तो ये 3 कानूनों का एक पैकेज है। बिल्कुल, ये तिकड़ी है। और इसमें बीएनएस जो है वो मुख्य रूप से अपराध क्या है और उसकी सजा क्या होगी, इस पर केंद्रित है। इसने कुछ मौजूदा अपराधों को आप कह सकते हैं नई परिभाषा दी है, कुछ नए अपराध जोड़े हैं, कुछ हटाए भी हैं और पूरे ढांचे को एक तरह से पुनर्गठित किया है। अच्छा, तो ये सिर्फ आईपीसी का नाम बदलना नहीं है, ये तो मतलब 3 बड़े कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले एक बड़े पैकेज का हिस्सा लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और बीएनएस उसमें अपराध और सजा पर फोकस करता है। ये जानना वाकई जरूरी है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि पूरी प्रणाली में बदलाव की कोशिश है। सही कहा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक बुनियादी समझ बनी। अब श्रोता के अगले सवाल पर आते हैं कि ये क्यों है, इसे लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हाँ, क्यों? ये सवाल हमें किसी भी चीज के पीछे का उद्देश्य, उसकी मंशा, उसका तर्क समझने में मदद करता है। हाँ, कारण क्या था? कारण क्या था, बिल्कुल। कानून के मामले में क्यों पूछना ये जानने में मदद करता है कि इसे बनाने वालों का लक्ष्य क्या था, वो कौन सी समस्याएं थी जिन्हें वो हल करना चाह रहे थे। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता और इसके जो साथी कानून हैं बीएनएसएस और बीएसए, इनके पीछे कई घोषित उद्देश्य बताए गए हैं। जैसे? एक जो प्रमुख तर्क दिया जाता है वो है उपनिवेशवाद से मुक्ति, मतलब डीकोलोनाइजेशन। अच्छा, अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से छुटकारा। हाँ, कि 1860 का आईपीसी जैसे पुराने कानून हटाकर अब भारतीय मूल्यों और जरूरतों के हिसाब से नए कानून बने, ये एक बड़ा तर्क है। ओके। दूसरा उद्देश्य बताया जाता है कानूनों को समकालीन बनाना, मतलब मॉडर्नाइज करना। आज तकनीक का जमाना है, तो आतंकवाद, संगठित अपराध, इनकी नई परिभाषाएं लाना, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बेहतर तरीके से शामिल करना, ये सब। हाँ, ये तो जरूरी लगता है। तीसरा, ये भी दावा किया जाता है कि प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया जाएगा ताकि न्याय जल्दी मिले। सिंप्लीफिकेशन। न्याय में देरी तो एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और चौथा, कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि फोकस सजा देने के बजाय न्याय और पीड़ित पक्ष पर ज्यादा करने की कोशिश है, मतलब विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। ये तो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, डीकोलोनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, बड़े महत्वाकांक्षी उद्देश्य हैं। हाँ, है तो। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये जो घोषित उद्देश्य होते हैं
वो हमेशा जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे डीकॉलोनाइजेशन की बात करें तो क्या सिर्फ पुराने कानून का नाम बदल देना या उसे हटा देना काफी है, या उसकी आत्मा में भी बदलाव जरूरी है? सही। और क्या सरलीकरण के चक्कर में कहीं और जटिलताएं तो नहीं आ गई? ये क्यों सवाल हमें इन दावों का थोड़ा आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए भी उकसाता है ना? बिल्कुल सही कहा कि क्यों पूछना सिर्फ सरकारी या आधिकारिक बयानों को मान लेना नहीं है, बल्कि उन पर सवाल उठाना भी है। हाँ। ये देखना जरूरी है कि क्या कानून सच में अपने घोषित लक्ष्यों को पाने की क्षमता रखता भी है या नहीं। जैसे आपने डीकॉलोनाइजेशन का उदाहरण दिया, तो विश्लेषकों को यह देखना होगा कि क्या बीएनएस वाकई औपनिवेशिक मानसिकता से हटा है या बस कुछ प्रावधानों को इधर उधर कर दिया है। सही बात है। इसी तरह सरलीकरण का दावा उसे असल प्रक्रियाओं की कसौटी पर कसना होगा। तो क्यों का विश्लेषण हमें कानून के पीछे के इरादों और उसके संभावित वास्तविक प्रभावों के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा क्यों सवाल हमें इतनी गहरी परतों तक ले जा सकता है। चलिए अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। ये है कहां से आया, इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन क्या है? कहां से आया, ये सवाल हमें किसी भी चीज के ऐतिहासिक संदर्भ, उसके विकास की कहानी, उसकी जड़ों को समझने में मदद करता है। हाँ, मतलब ये आसमान से तो टपका नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कोई भी कानून अचानक नहीं आता, उसका एक इतिहास होता है, एक यात्रा होती है। बीएनएस के संदर्भ में ये सवाल हमें इसके पहले के कानूनों को और इसके बनने की पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए कहता है। तो जैसा हमने पहले बात की, बीएनएस मुख्य रूप से 1860 के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह ले रहा है जी। और आईपीसी भारत की कानूनी प्रणाली की एक तरह से आधारशिला रहा है। तो बीएनएस की उत्पत्ति सीधी तौर पर आईपीसी से जुड़ी है और उसमें समय के साथ जो कमियां महसूस की गईं या बदलाव की जरूरतें महसूस की गईं, उनसे जुड़ी है। अच्छा। भारत में क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म यानी आपराधिक कानून सुधार की बातें हैं, वो काफी समय से चल रही थी। हाँ। ऐसा नहीं कि अभी अचानक हुआ। हाँ, सुना है मैंने भी। विभिन्न लॉ कमीशन यानी विधि आयोगों ने समय समय पर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में संशोधनों की सिफारिशें की थीं। ओके। तो बीएनएस और बाकी दो संहिताएं ये उन लंबी बहसों और सुधार के प्रयासों का ही नतीजा हैं। इन्हें भारत सरकार ने प्रस्तावित किया, फिर पार्लियामेंट्री कमेटियों ने इनकी जांच की और आखिर में संसद ने इन्हें पास किया। तो ये एक लंबी प्रक्रिया रही है। हाँ, इसकी उत्पत्ति दशकों के विचार विमर्श, कानूनी बहसों और अंततः विधायी प्रक्रिया में है। यह रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक लंबी विकास यात्रा का हिस्सा है। यानी समझना कि बीएनएस कहाँ से आया है हमें ये जानने में मदद करता है कि ये किन मौजूदा ढांचों की जगह ले रहा है और किन ऐतिहासिक बहसों का परिणाम है। जी हाँ। 16 साल पुराने कानून को बदलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या ये नया कानून अतीत से पूरी तरह अलग है या इसमें पिछले कानूनों की निरंतरता भी है। जैसे किसी पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बनाते हैं तो शायद कुछ नींव या दीवारें वहीं रहती हैं, बस शक्ल बदल जाती है। क्या बीएनएस के साथ भी कुछ ऐसा ही है? ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल। असल में कई विश्लेषक यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। बीएनएस ने कई अपराधों की परिभाषाओं को आईपीसी से सीधे या थोड़े बहुत संशोधनों के साथ वैसे ही रखा है। ओके, तो काफी कुछ सेम भी है। हाँ, निरंतरता है, लेकिन इसने संरचना बदल दी है, कुछ नई चीजें जोड़ी हैं और कुछ जो विवादास्पद प्रावधान थे, जैसे राजद्रोह कानून, उनको या तो नए रूप में पेश किया है या हटाया है। तो इसमें निरंतरता भी है और परिवर्तन भी। कहां से आया सवाल हमें इसी निरंतरता और परिवर्तन के संतुलन को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कानून समाज के साथ विकसित होते हैं और ये बदलाव उसी विकास का एक अध्याय है। सही कहा। ठीक है, तो हमने क्या, क्यों और कहां से को समझ लिया। अब आते हैं श्रोता के चौथे और शायद सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। ये क्या काम करता है या ये कैसे काम करता है? क्या काम करता है या कैसे काम करता है, ये सवाल हमें कानून के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर ले जाता है। उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, समाज पर उसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा। हाँ, मतलब असल में होगा क्या? हाँ, असल में होगा क्या, ये सिद्धांत से अमल तक का सफर है। बीएनएस के संदर्भ में ये सवाल हमें ये देखने के लिए प्रेरित करता है कि ये कानून जब लागू होगा तो वास्तव में क्या करेगा और कैसे करेगा। जी। जैसा हमने बात की, बीएनएस मुख्य रूप से अपराधों को परिभाषित करता है और उनकी सजा बताता है। तो इसका पहला काम तो यही है, ये बताना कि कौन सा काम अपराध है, जैसे चोरी, हत्या, धोखाधड़ी वगैरह, और उसके लिए दंड क्या होगा। बेसिक काम। बेसिक काम। लेकिन इसका कामकाज इसके साथी कानूनों, बीएनएस जो प्रक्रिया बताता है, और बीएसए
जो सबूतों के नियम बताता है, के साथ मिलकर ही समझा जाना चाहिए या अकेले काम नहीं करता। अच्छा, तीनों मिलके काम करते हैं। हाँ, तीनों मिलकर। उदाहरण के लिए मान लीजिए बीएनएस आतंकवाद की एक नई परिभाषा देता है, क्या जी, जिसके पीछे का उद्देश्य क्यों हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, ठीक है। और ये आईपीसी के पुराने प्रावधानों कहाँ से आया की जगह ले रहा हो। लेकिन ये वास्तव में कैसे काम करेगा? हाँ, हाँ। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बीएनएसएस द्वारा निर्धारित जांच प्रक्रियाओं से और बीएससी द्वारा स्वीकार्य सबूतों के नियमों से। अच्छा, तो ये इंटरलिंक्ड है। बहुत ज्यादा। अब कुछ खास उदाहरणों की बात करें कि ये क्या काम करता है, तो बीएनएस में कुछ नए अपराध शामिल किए गए हैं, जैसे संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। वाह, ये तो सुना था। कुछ मौजूदा अपराधों की सजा में बदलाव किए गए हैं। एक जो सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव है वो राजद्रोह यानी सेडिशन कानून से जुड़ा है, आईपीसी की धारा 124 से। हाँ, उसे हटा दिया गया है ना? उसे हटाया गया है, लेकिन एक नई धारा जोड़ी गई है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या कैसे होगी, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इस पर काफी बहस चल रही है। ये तो देखने वाली बात होगी। इसी तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ खास प्रावधान लाए गए हैं। प्रक्रियाओं में जो बीएनएसएस के तहत आती हैं उसमें भी बदलाव हैं, जैसे 0 एफआईआर की अवधारणा को अनिवार्य बनाना। अच्छा, कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सके। हाँ, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सुनवाई की अनुमति देना। सबूतों के कानून यानी बीएससीए में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और उन्हें स्वीकार्य बनाने पर जोर है। तो ये कई स्तरों पर काम करता है: परिभाषा, सजा, प्रक्रिया और सबूत। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि कानून किताबों से निकलकर असल दुनिया में कैसे असर डालेगा। जैसे आपने 0 एफआईआर का कहा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये जमीन पर कैसे लागू होगा? क्या पुलिस स्टेशन इसके लिए तैयार है? ये व्यावहारिक चुनौतियां हैं। हाँ, या इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मान्यता देना। ठीक है, आज की जरूरत है, पर क्या इससे निजता या डेटा सुरक्षा से जुड़े नए सवाल नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल। तो ये कैसे काम करता है वाला सवाल हमें इन प्रैक्टिकल चुनौतियों और परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ कानून के शब्दों को नहीं देखता, बल्कि उसके क्रियान्वयन को, उसके असर को देखता है। बिल्कुल, और यहीं पे श्रोता का वो आदि शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, वो एटसेट्रा। हाँ, वो एटसेट्रा। उन्होंने सिर्फ ये 4 मुख्य सवाल नहीं पूछे। आदि कहकर उन्होंने इशारा किया कि वो और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, शायद इसके प्रभाव, इसकी चुनौतियां, इसकी अलग-अलग व्याख्याएं, दूसरे देशों से तुलना वगैरह वगैरह। सही बात है। तो ये 4 प्रश्न, क्या, क्यों, कहां से, कैसे, एक बेहतरीन शुरुआती ढांचा जरूर देते हैं, लेकिन समझ की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये सवाल हमें जानकारी को व्यवस्थित करने और एक बुनियादी समझ बनाने में मदद करते हैं, जिसके आधार पर हम फिर और गहरे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, ये तो सच है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने श्रोता के दिए औजारों का, मतलब उनके सवालों का इस्तेमाल करके एक इमारत यानी बीएनएस की समझ की नींव और ढांचा तैयार कर लिया है। बिल्कुल। अब इस पर और काम किया जा सकता है, इसमें और कमरे बनाए जा सकते हैं और बारीकियां जोड़ी जा सकती हैं। श्रोता ने हमें एक रोड मैप दिया और हमने उस पर चलकर बीएनएस के परिदृश्य का एक पहला नक्शा बनाने की कोशिश की है। और ये सीखने वालों के लिए, द लर्नर पर्सोना के लिए बहुत जरूरी है। जानकारी के इस अंबार में ये जानना कि शुरू कहाँ से करें और आगे कैसे बढ़ें, ये अपने आप में कला है। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल एक तार्किक क्रम देते हैं। पहले परिभाषा, क्या, फिर उद्देश्य, क्यों, फिर इतिहास, कहाँ से, और अंत में कामकाज, कैसे। ये तरीका न केवल जानकारी को समझने में मदद करता है, बल्कि आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। कैसे? आप सिर्फ तथ्यों को स्वीकार नहीं करते, आप उनके पीछे के कारणों, उनके संदर्भों और उनके संभावित परिणामों पर भी विचार करते हैं। क्यों लाया गया? क्या ये वाकई काम करेगा? पहले क्या था? सही। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे परखना भी है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या है आज की चर्चा का? मतलब ये है कि श्रोता ने न केवल बीएनएस के बारे में जानने की इच्छा जताई, बल्कि अनजाने में ही सही, इसे समझने का एक बहुत ही कारगर तरीका भी सुझा दिया। हाँ, उनके सवाल ही रास्ता बन गए। बिल्कुल। उनके प्रश्न क्या, क्यों, कहां से और कैसे काम करता है, हमें भारतीय न्याय संहिता की बुनियादी रूपरेखा समझने में मदद करते हैं। हमने देखा कि यह आईपीसी को बदलने वाला एक बड़ा कदम है। जी। इसके पीछे डीकॉलोनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जैसे घोषित उद्देश्य हैं। इसकी जड़ें आपराधिक कानून सुधार की लंबी बहसों में है, और यह अपराधों की परिभाषाओं से लेकर प्रक्रियाओं और सबूतों तक कई बदल लाता है। ये सब दिखाता है कि सही सवाल पूछना सीखने की प्रक्रिया का कितना अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो अब श्रोता आगे क्या सोच सकते हैं? कोई अंतिम विचार?
हाँ, एक विचार छोड़ते हैं श्रोता के लिए, जो उनके ही सवालों के ढांचे पर आधारित है। हमने बीएनएस के क्या, क्यों, कहाँ से और कैसे को अलग-अलग देखा। जी। अब ये सोचने की कोशिश की जा सकती है कि ये चारों पहलू असल दुनिया में एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और क्या इनमें कोई टकराव या तालमेल हो सकता है। अच्छा, मतलब इनके बीच का रिश्ता। हाँ, इनके बीच का रिश्ता। उदाहरण के लिए, क्या बीएनएस का घोषित उद्देश्य क्यों, जैसे सरलीकरण या पीड़ित केंद्रित न्याय, और इसके असल कामकाज की प्रक्रियाएं कैसे, नई परिभाषाएं, नई प्रक्रियाएं हमेशा एक लाइन में होंगे या उनमें टकराव हो सकता है। ये संभव है। क्या कानून की ऐतिहासिक जड़ें कहां से, आईपीसी की विरासत, इसके नए रूप क्या और नए लक्ष्यों के साथ कोई तनाव पैदा करती हैं या उन्हें सपोर्ट करती हैं। ये दिलचस्प सवाल है। इन अलग-अलग आयामों के बीच के जो अंतर्संबंध हैं, जो संभावित तालमेल हैं या जो विरोधाभास हो सकते हैं, उन पर विचार करना ये भारतीय न्याय संहिता की समझ को और गहरा बना सकता है। ये आगे की खोज के लिए एक दिशा हो सकती है। बहुत बढ़िया। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।